हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स की। हमने अभी तक प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा। रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर में हमने इमेज कैसे बनती है ये देखा। अगर मिरर के कॉम्बिनेशन है तो इमेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनेगी ये सारी बातें करी। अगर मिरर और इमेज या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज है तो उनका क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें अभी तक हमने प्लेन मिरर में देखी थी। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। सबसे पहली बात, बनने का तरीका बहुत आसान सा है। आप एक ग्लास का एक स्फीयर ले लीजिए, एक शेल ले लीजिए। ठीक है, दिस इज अ शेल, होलो स्फीयर है। ओके, अब इस शेल में अगर आप रिफ्लेक्टिव पॉलिश करते हैं, जैसे आपने प्लेन मिरर के पीछे की थी तो आपने बोला था कि ये सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गई थी। ऐसे ही अगर आप इस शेल पे रिफ्लेक्टिव पॉलिश करते हैं तो मान लीजिए आपने पॉलिश यहाँ करी, तो ये अंदर वाला जो सरफेस है ये सरफेस रिफ्लेक्टिव बन जाएगा। या आप पॉलिश अगर अंदर की तरफ करते हैं तो जो बाहर वाला सरफेस है ये सरफेस रिफ्लेक्टिव बन जाएगा। तो इस तरीके से दो टाइप के मिरर आप यहाँ से बना सकते हैं। एक जिसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ हो, दूसरा जिसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर की तरफ हो। ऐसे मिरर्स को कहते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कौन से, जिसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ है, केव के अंदर। ऐसा मान लीजिए आप, जो ये अंदर दबा हुआ पार्ट है उसके अंदर है रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो ये कहलाती है कॉनकेव मिरर्स। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो बाहर की तरफ है, इस तरीके से। तो ऐसे मिरर कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। क्लियर है बात। अब ये जो स्फीयर आपने बनाया, इस स्फीयर का जो सेंटर है ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस स्फीयर की जो रेडियस है ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अब आप अगर इसको देखते हैं तो इसमें पूरा स्फीयर इस तरीके से कंप्लीट कर सकता हूँ। इसका जो सेंटर होगा सी, इसके लिए जो रेडियस होगी आर, वो सेम इस स्फीयर वाली है। तो मिरर जब आपको दे रखा है स्फेरिकल मिरर, उसके लिए अगर आपको बोला गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट कर लूं तो उसका जो सेंटर बनेगा वो उस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और इसकी जो रेडियस है वही उस स्फीयर की रेडियस है, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जनरली आप मिरर के साथ यूज करते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ये मिरर जिस स्फीयर के पार्ट हैं, उस स्फीयर का सेंटर और उस स्फीयर की रेडियस, ये दोनों चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको सारी बातें, पक्का। अच्छा, और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं इसमें, उस बारे में बात करते हैं। तो एक मिरर के केस में, अगर ये एक मिरर यहाँ रखा हुआ है ऐसा, तो हमें पता है कि ये एक कॉन्केव मिरर है क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ है। तो कॉन्केव मिरर पे या किसी भी मिरर पे अगर ये एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो लाइन है ये लाइन कहलाती है इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट कहलाता है इसका पोल। डिनोट करते हैं इसको पी से। ठीक है। तीसरा, यहां इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जो इस स्फीयर का सेंटर था जिससे ये मिरर काटा गया। क्लियर है बात। तो जो पोल है बेसिकली वो क्या है? पोल हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस हम इस पोल से मेजर करते हैं। तो पोल एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं पोल इज द पॉइंट टेकन बाय अस so that it is convenient to measure object and image distances. Object and image distances. Generally जो होता है mid point of the mirror होता है. Generally it is middle point of the mirror. ठीक है। पर मिडिल कैसे ये भी देख लीजिए। जैसे आपको एक मिरर अगर ऐसा दे दिया, ये हाफ ही मिरर है, इस तरीके से काटा हुआ, बस इतना ही मिरर है। ठीक है। तो इस बार जो प्रिंसिपल एक्सिस आप बनाएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और यही इस बार पोल होगा। तो मिड पॉइंट मतलब आप अगर एक कर्वेचर पूरा काट लेते हैं ना, उसको रखेंगे तो उसका मिड पॉइंट ऐसा बनेगा। मान लीजिए अगर मिरर पूरा अगर ऐसा होता तो ये ऐसा होता।
नीचे नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पोल आप तब भी यही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पोल जनरली मिड पॉइंट होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो सबसे अंदर दबा हुआ पार्ट है वो पोल है यहाँ पे। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई? तो जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो इस बारे में भी लिख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां देख पा रहे हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक बात है। तो ये दो तीन टर्म्स हैं, ये हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक आध टर्म और आती है इसमें, वो क्या? देखिए, जैसे आपने एक स्फीयर से एक सेक्शन को काटा। जब सेक्शन काटते हैं तो लेट्स से आपने ये वाला सेक्शन काटा, मैं इसको रेड में बता देता हूँ। लेट्स से आपने ये सेक्शन यहाँ से कट किया। ठीक है, ये वाला सेक्शन आपने यहाँ से हटाया। तो इस सेक्शन को मैं अलग से अगर बनाऊं तो देखिए क्या बनता है, ये ऐसा सेक्शन है। इसमें अगर आप पॉलिश कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका एक मिरर बन रहा है, कॉन्केव मिरर। अब इस कॉन्केव मिरर में देखिए दो चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो यहाँ इसका सेंटर होगा, तो ये हो गया सेंटर। एक तो इसकी अपनी रेडियस है, ठीक है, जो आप बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। दूसरी रेडियस, ये जो आपने सेक्शन काटा इसकी रेडियस, ये आर, स्मॉल आर, है ना। सोचो आप सेक्शन अगर थोड़ा और छोटा काटते, लेट्स से इतना ही सेक्शन काटते आप, ये वाला सेक्शन काटते, तो स्मॉल आर आप यहाँ से यहाँ तक वाला देते हैं, दिस इज स्मॉल आर। अगर आप थोड़ा सा बड़ा सेक्शन और काटते तो स्मॉल आर जो आपको मिलता वो यहाँ से यहाँ तक का मिलता। आप अगर बिल्कुल डायमीटर से काट देते, उसको हाफ कर देते, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता। तो जो स्मॉल आर है ये कहलाता है रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या कहलाता है ये? रेडियस ऑफ अपर्चर, कि कितना बड़ा है साइज में जो आपने मिरर बनाया है वो। ठीक है, तो दो रेडियस अपन यहाँ लिखते हैं। दिस आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं। कर्वेचर की रेडियस कितनी है, मतलब ये जो मिरर है वो कितना कर्व्ड है, इस बारे में बात बताता है। मिरर कितना कर्व्ड है ये इस बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ अपर्चर। ये बताता है कि मिरर कितना बड़ा है, मिरर कितना बड़ा है। क्लियर है बात? ये दो चीजें अपने को ऐसे समझ में आती हैं। तो अपर्चर उसकी साइज पे डिपेंड करता है। आप अगर इसको यहां से काटते तो उसका अपर्चर और बड़ा होता, ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता। आप जिसको जहां से काटेंगे उस हिसाब से इसका अपर्चर वेरी करेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा सेम रहने वाली है, कितना कर्व है वो तो सेम ही रहने वाला है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है मतलब वो बड़ा स्फीयर होगा, इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है इसकी। और आप इसमें से अगर छोटा सा पोर्शन काटते हैं ये वाला, तो अपर्चर तो अब भी छोटा ही है, ये अपर्चर हो जाएगा। आप अगर इसको यहां से काटते तो ये अपर्चर हो जाता। क्लियर है बात? तो अपर्चर का रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अपर्चर कहता है कि ये कितना बड़ा मिरर आपने काटा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है कि मिरर कितना कर्व्ड है। क्लियर है दोनों बातें यहां तक पक्के से? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और पॉइंट की, विच इज फोकस। पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। अभी फोकस पॉइंट क्या है? फोकस जो होता है उसे एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे नोटेशन इसका एफ है। जो मिरर आपके सामने है, जैसे कॉन्केव मिरर में यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर मतलब बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरीके से, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हो गया। अब सोचो यहाँ पे अगर लाइट आ रही है बहुत सारी, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट्स आई, तो जो लाइट यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जैसे ये लाइट यहाँ पे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल इस पे आके इंसिडेंट हुई। अब इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट होगी, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम जानते हैं हर जगह वैलिड है। वो क्या कहता है वो, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हर जगह वैलिड है, अब चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे कर्व मिरर हो। अब वो यहाँ कैसे लगाएंगे? एंगल कहाँ से देखते थे आप? नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल किधर बनेगा भाई? जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है
क्या एक स्फीयर के लिए सेंटर से जाने वाली लाइन हमेशा नॉर्मल होती है यहाँ के? यस। तो सेंटर से आप जो भी लाइन वहां पे मिलाएंगे वो होगी उस पॉइंट पे नॉर्मल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है तो इस पॉइंट का जो नॉर्मल होगा वो होगा ऐसा। दिस इज द नॉर्मल हियर। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर के लिए सेंटर से पेरिफेरी मतलब रेडियस जो होती है वो नॉर्मल होती है टेंजेंट के। ये हो गया आपका नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो जिस एंगल पे लाइट आई है उसी एंगल पे लाइट वापस जाएगी भी इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल अगर आई था तो ये एंगल भी आई होगा, या ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा। एक बात। या अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो मिरर होता इस तरीके से, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती। इस बार रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर की तरफ है तो जो लाइट आएगी वो इस पे आएगी, इस तरीके से इंसिडेंट होगी। यहां से अगर मैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला हूं तो ये इसका नॉर्मल है। इस बार इस नॉर्मल के हिसाब से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो लाइट यहाँ से कहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये लाइट यहाँ से आती हुई दिख रही है ना? तो ये जो पॉइंट्स हैं, जब एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को काटे या काटती हुई दिखे। एक्चुअली इस लाइन में तो इसने इसको एक्चुअली काटा यहाँ पे, या फिर काटते हुए दिखे मतलब ये गई तो वैसे यहाँ थी लेकिन आई दिखी कैसे कि ये यहाँ से आ रही है, यहाँ पे इसने इसको कट किया। तो या तो एक्चुअली काटे या काटता हुआ दिखे, तो जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। क्लियर है बात? तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। ऑल द रेज coming parallel to principal axis meet or appear to meet on a common point on principal axis, and this common point is called as focus। क्लियर है बात? तो जितनी भी रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से निकलेंगी और वो पॉइंट कहलाता है फोकस पॉइंट। तो इसका मतलब ये भी है कि जैसे यहाँ पे अगर एक रे और आ रही है, ये रे यहाँ पे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद इसी फोकस पॉइंट से ही पास होगी। ये भी अपन यहाँ पे कह सकते हैं जितनी भी रेज यहाँ पैरेलल आ रही हैं वो सारी की सारी इस फोकल पॉइंट से पास होंगी। क्लियर है बात अच्छे से? चलिए ओके, तो फोकस आपको समझ में आ गया। फोकस से रिलेटेड एक पॉइंट आता है फोकल प्लेन। ये फोकल प्लेन क्या है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने बोला कि जो मिरर है वो कैसा भी मिरर है, उसका अगर फोकस पॉइंट यहाँ पे है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये जो एक प्लेन बनता है जो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और पासिंग थ्रू फोकस है, ये वाला जो प्लेन है perpendicular to the principal axis and passing through focus is this plane is focal plane। ठीक है, ये प्लेन क्या कहलाता है? फोकल प्लेन। तो अगर ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कोई फोकल पॉइंट है, तो ये जो प्लेन बनेगा इसके परपेंडिकुलर प्लेन, ये प्लेन कहलाएगा फोकल प्लेन। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है। क्लियर है बात? तो लिख लेते हैं जल्दी से, फोकल प्लेन क्या है? प्लेन पासिंग थ्रू फोकस plane passing through focus and perpendicular to principal axis is called as focal plane। क्लियर है यहां तक सारी बातें? चलिए, एक पॉइंट आता है इसमें फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? तो लेंथ जहां भी आए वो अपने को समझ में आना चाहिए कि पोल से मेजर करते हैं। तो बेसिकली फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस।
ये कहलाती है फोकल लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं एफ से। तो आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो लेंथ है पोल से फोकस वाली, ये एफ कहलाएगी। ऐसे अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो पोल से फोकस वाली लेंथ है ये एफ कहलाएगी। ठीक है, दिस इज द फोकल लेंथ। क्लियर है बात? ये जो पॉइंट है ये कैपिटल एफ में फोकस एफ लिख सकते हैं आप इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे लेकिन अगर साइन कन्वेंशन गलत है तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए। तो हमारा जो अब टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है साइन कन्वेंशंस। देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या कहता है। चलिए, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है इस बारे में बात करते हैं जल्दी से। पहली बात, जो 3 रूल्स हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन के। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस taken in the direction of incident ray is taken as positive। ठीक है, दूसरा जो इसका कन्वेंशन है वो क्या है? ऑल द डायरेक्शंस या ऑल द डिस्टेंसेस above principal axis are taken as positive। और जो तीसरा कन्वेंशन है वो ये कि ऑल द डिस्टेंसेस are to be taken या are to be measured from pole और principal axis level। इसका मतलब पोल एज ओरिजिन आपको ये कंसिडर करना है। अब ये तीनों चीजें क्या है इस बारे में बात करते हैं जल्दी से। तीनों क्या कह रही हैं? साइन कन्वेंशन जो फर्स्ट कह रहा है ये कि सारी डिस्टेंसेस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि एक मिरर अगर यहाँ पे है इस तरीके से, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका पोल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप जो अपनी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव ली जाएंगी। मतलब अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे एक रे आ रही है इस तरफ, तो आपके लिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब आप जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो अगर पोल से इस तरफ मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, और अगर पोल से इस तरफ मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव है। क्यों ऐसा? क्योंकि इंसिडेंट रे इस तरफ है तो पॉजिटिव डायरेक्शन भी ऐसी होगी। ये पहली बात है। क्लियर? दूसरी बात, जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव ली जाएंगी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, नीचे की तरफ मेजरमेंट नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, और तीसरी बात ये कि सारी डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर करनी है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के लेवल से मेजर करनी है। तो पोल से मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पोल से करेंगे, अगर आप इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस लेवल से मेजर करेंगे। ये आपके दोनों रेफरेंस पॉइंट्स हैं। क्लियर है बात? पोल को आपको ओरिजिन कंसिडर करना है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर, जानते हैं हम लोग। डिस्टेंस हमें जब मेजर करनी है आपको पोल से, तो मैंने आर को भी बताया, पोल से सेंटर की तरफ ऐसा। तो मैं लिखूंगा ये जो आर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आप बताइए। दिस आर इज पॉजिटिव और नेगेटिव हियर? दिस आर इज नेगेटिव हियर। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने बोला है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ऐसी आएगी, और ऑब्वियसली इंसिडेंट रे पीछे से तो आ नहीं सकती, क्योंकि पीछे तो मिरर है नहीं, पीछे तो पॉलिश है, वहां से रिफ्लेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। जिधर रिफ्लेक्शन हो सकता है उसी तरफ इंसिडेंट रे आएगी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे आई इस डायरेक्शन में, मतलब ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो आर पोल से मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में सी तक, मतलब ये नेगेटिव लिखा जाएगा, आर इज नेगेटिव हियर। क्लियर है? अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है, दिस इज द ऑब्जेक्ट,
तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस भी पोल से मेजर की जाती है, तो ये डिस्टेंस मेजर की जाएगी पोल ऑब्जेक्ट के लिए, पोल से ऑब्जेक्ट के लिए। यहां से यहां तक इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। क्या ये भी नेगेटिव है? यस। सो यू यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज ऑल्सो नेगेटिव हियर। क्लियर है? ये बात यहां से समझ में आनी चाहिए। यू हम डिनोट करते हैं जब भी ऑब्जेक्ट और पोल की डिस्टेंस को डिनोट करेंगे तो यू से डिनोट करेंगे, और ऐसे ही जब इमेज की डिस्टेंस को पोल से डिनोट करेंगे तो वी से डिनोट करेंगे। ये स्टैंडर्ड है, ये हमें याद रखना है। यू वी ये सब स्टैंडर्ड ऐसे यूज होते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है बात? पक्का? ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ कैसे लोगे? ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तीनों आपको रूल्स क्लियर है यहाँ तक? चलिए जल्दी से इसके एग्जाम्पल देख लो, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। एक मिरर आपको ऐसा दे रखा है, आपको बोला गया कि ये ऐसा है, यहां से एक रे आ रही है, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे जो रे निकल रही है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है यहाँ तक। तो पूछा गया अगर ये, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो फोकस से क्रॉस होगी, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी ली जाएगी? तो जिधर रे आई वो डायरेक्शन पॉजिटिव, पोल से अपने को मेजर करना होता है, तो ये डायरेक्शन आप लेंगे पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन आप लेंगे नेगेटिव, ऊपर लेंगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ लेंगे नेगेटिव। ये सारी बातें क्लियर है? अच्छा, फोकस, फोकस आप मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, दिस इज द फोकल लेंथ एफ। तो यहाँ पे एफ जो है वो नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे नेगेटिव है। क्यों ऐसा? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो भी नेगेटिव है क्योंकि वो भी यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव है, तो u इज ऑल्सो नेगेटिव। क्लियर है सारी बातें अच्छे से? पक्का? चलिए, अगर आपका मिरर ऐसा होता तो, मिरर इस बार ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। इस बार अगर देखा जाए तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ होगा, ऑब्वियसली स्फीयर ऐसा कंप्लीट होगा ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ बनेगा, फोकस भी इसका यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा होगा तभी यहाँ पे रे आएंगी। तो इस बार अगर देखा जाए कि इसका जो फोकल लेंथ है वो कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो देखो ये पोल, पोल से हमें मेजर करना होता है, जिस डायरेक्शन में रे आई वो पॉजिटिव, उसका अपोजिट नेगेटिव, ऐसा लिखा जाएगा। तो इस बार फोकल लेंथ कैसी है? इस बार फोकल लेंथ पॉजिटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा है? पॉजिटिव है। यू कैसा है? यू नेगेटिव है, क्योंकि यू आप यहां से मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव है। जबकि फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में मेजर किया पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस डायरेक्शन में मेजर की वो भी पॉजिटिव है। क्लियर है सारी बातें? एक बात और मैं आपको यहाँ से बता दूं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ये बात भी आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है, फोकल लेंथ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। इसको हम आगे प्रूव भी कर लेंगे कि कैसे ये आया, बट ये आप याद रखिएगा हमेशा, इस फोकल लेंथ फॉर दी spherical mirrors is equal to half of the radius of the curvature। आप चाहें तो लिख लीजिए, focal length of a spherical mirror is half of the radius of curvature। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात है ये, एज इट इज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस बात को प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ अपन लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये अपना टॉपिक है। ठीक है, तो एक मिरर बना लेते हैं जल्दी से। इस केस में ये मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल हो गया, यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकल पॉइंट है। मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट लेता हूँ जहां पे एक लाइट इंसिडेंट हुई है, ठीक है, लेट्स से लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई इस पोजीशन पे, दिस इज एम। ओके,
अब यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट हुई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, ये बात हम जानते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, इसी को फोकस बोला था हमने। ओके, अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा इस तरीके से, तो ये जो एंगल आई है वही ये एंगल आई होगा। रिफ्लेक्शन का रूल है ये, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है सीधा सीधा। अब मुझे निकालना है एफ पी, फोकल लेंथ इज एफ पी। एफ पी जो है वो फोकल लेंथ है, और जो सीपी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये दो बातें तो अपने को पता है। ऑल्सो सी एम इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये और ये एक ही स्फीयर के पार्ट है दोनों, ठीक है। तो यहाँ तक अपने को चीजें पता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इस पे, एक परपेंडिकुलर मैंने इस पे ड्रॉप किया, तो ये आपको मिलेगा r/2 के बराबर। आगे वाला पॉइंट भी मिलेगा r/2 के बराबर, क्योंकि आप यहाँ से देख पा रहे हैं जो एंगल्स बन रहे हैं वो बराबर बराबर बन रहे हैं, ठीक है भाई। ये r है, ये r है, अगर ये एंगल I है तो क्या ये एंगल भी I होना चाहिए। इस ट्राइंगल में आप देख पा रहे हैं ये एंगल I है, तो ये एंगल भी I होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों 90-90 है। सिमिलर ट्राइंगल से हम बोल सकते हैं कि ये एंगल भी I है, इसका मतलब वो r/2 डिस्टेंस यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब r/2 डिस्टेंस अगर वो मिल गई तो मुझे CF मैं लिखूं, अगर CF तो क्या लिख सकता हूँ। देखो ये वाला जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें ये 90 डिग्री है, ये r/2 है, ये एंगल I है, और मुझे ये CF कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, CF इक्वल टू, CF बेसिकली हाइपोटेन्यूज है, तो r/2 डिवाइडेड बाय cos I, ये CF आएगा। CF इज हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू 90 डिग्रीज, तो यहाँ से CF आपको मिल गया r/2 sec I। क्लियर। अब CF मिल गया, मुझे FP निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ ना FP या F फोकल लेंथ इज नथिंग बट CP माइनस CF। CP इज R, CF इज r/2 sec I, ये लिखा हुआ है। अब सोचो इफ I टेंड्स टू 0 तो cos I टेंड्स टू 1 या sec I इज ऑल्सो टेंड्स टू 1। अगर I लगभग 0 है तो cos I लगभग 1 हो जाएगा, या sec I भी लगभग 1 हो जाएगा। इसको मैं अगर यहाँ पुट करता हूं तो मुझे मिलता है F इक्वल टू R माइनस r/2 विच इज अगेन r/2। तो ये अपना एक रिलेशन मिलता है। ध्यान से देखिएगा कि F इक्वल टू r/2 इफ I टेंड्स टू 0, ये कंडीशन है। फोकल लेंथ r/2 कब होगी, हमेशा नहीं, कब होगी, जब I टेंड्स टू 0 होगा तभी। और I टेंड्स टू 0 इसका मतलब भाई I 0 कब हो सकता है। सोचो जो ये रे आ रही है वो अगर एकदम, सॉरी, जो रे आ रही है वो अगर एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पे आवे इस डायरेक्शन में, तो भाई यही नॉर्मल है, तो यहाँ पे I 0 है, इस केस में I 0 है, क्योंकि ये मिरर, ये इसका नॉर्मल और रे भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो नॉर्मल और रे, इंसिडेंट रे एक ही डायरेक्शन में, I 0 कब होगा, जब बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास के ऊपर आवे। अच्छा सोचो I 0 के लगभग हो, 0 से थोड़ा सा हो, डिवाइड करे, लेकिन लगभग 0 हो, तो क्या रे यहाँ पे आ सकती है इस डायरेक्शन में। तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ जो I आया होगा वो लगभग लगभग 0 के बराबर ही हुआ होगा। तो I टेंड्स टू 0 का मतलब होता है रेज आर वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऐसी रेज को बोलते हैं पैराक्सियल रेज। क्या बोलते हैं, पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज, ठीक है। तो अब से हम ध्यान रखेंगे कि हम जितनी भी आगे की बातें करेंगे उन सब में पैराक्सियल रे ही कंसिडर करेंगे। आज के बाद हम जितना भी ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं सब में पैराक्सियल रे कंसिडर करेंगे, मतलब नियर प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट की बात होगी, ठीक है। नियर प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट इसकी बात होगी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप आराम से F इक्वल टू r/2 कंसिडर कर सकते हैं, या पैराक्सियल रेज लिखा हुआ है तब भी आप F इक्वल टू r/2 कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो ये हमारे लिए इस पूरे टॉपिक में एक अजम्पशन रहने वाला है, अजम्पशन तो नहीं, एक कंडीशन रहने वाली है कि जितनी भी रेज आएंगी वो पैराक्सियल रेज होंगी या नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ये होने वाला है। क्लियर है बात। तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स से जो इमेजेस बनती हैं वो किस टाइप से बनती हैं, कहाँ कहाँ कैसी कैसी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो
पूछिएगा।